नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज से चैनल पर। दोस्तों, यूट्यूब पर एजीटीए के लिए बराबर क्लास अपलोड हो रही हैं। यही काम मैंने 2018 एजीटीए वाली भर्ती में किया था। उस समय यूट्यूब पर एजीटीए के लिए कोई चैनल एक्टिवेट नहीं था। अब जाके बहुत से चैनल एजीटीए की तैयारी के लिए जो है अग्रसर हो गए हैं। और आज मैं आप लोगों को जो कंटेंट देने जा रहा हूँ यूपी जीके का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे हुए प्रश्न हैं और इनकी आने की प्रबल संभावना है। जैसा कि आपको पता है एजीटीए में जो है यूपी जीके के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। हालांकि सिलेबस पे भी संशय बना हुआ है, बहुत जल्द सिलेबस इसका आ जाएगा, उसी के अनुसार आपको चीज़ों का पता चलेगा। एजीटीए 3446 पोस्ट बहुत बार मैं बता चुका हूँ जो है आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आएंगी और कुछ लोग तो मजाक बना के अपने आप को रखे हुए हैं। ठीक है, तो आज यूपी जीके के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी सिलेक्शन की क्लास जो है एजीटीए बनाने की क्लास जो है आपको दी जाती है। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी व्याख्या भी हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल वाक्यों के अनुसार। और सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में मेरे बच्चों पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 1 के अंदर क्या है, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति है? उत्तर प्रदेश की निम्न में कौन सी जनजाति है? गोंड, संथाल, थारू या भील? तो एक चीज मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है ये थारू जनजाति है, जो एक अनुसूचित जनजाति है। कौन सी मेरे बच्चों? अनुसूचित, अनुसूचित, ठीक है, जनजाति है। ठीक, तो आगे कौन सी है? अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना। आगे जो इसकी हम व्याख्या करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश की बहुत सारी सोनभद्र की जनजातियां जो पाई जाती हैं बराबर आपके एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। चलिए ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। जो जनजाति, अभी इससे पहले वाला प्रश्न था उस पे जो महत्वपूर्ण व्याख्या यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। थारू उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति है। कौन सी? अनुसूचित जनजाति है। ये कहां? ये गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है तथा हिंदू धर्म को मानती है। थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। थारू लोग दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। संथाल जनजाति मुख्यतः पूर्वी भारत, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। जो भील जनजाति है, जो भील जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों, भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है। और गोंड जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। देख, मध्य प्रदेश, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में, और गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये गोंड मध्य प्रदेश तथा मेरे प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहां? छत्तीसगढ़ में। यहां से क्वेश्चन, थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अलग अलग प्रकार की जनजातियां यहां पर हैं जो बराबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म ये हो गया और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। हाँ, संथाल जनजाति मुख्यतः पूर्वी भारत जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल में जो है पाई जाती है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 2, देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहती है। क्वेश्चन संख्या 2, अब दो सही सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश एक तरफ राज्य है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर हम इनको सुमेलित करते हैं
तो उत्तर प्रदेश राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, और असम कर्नाटक में बांदीपुर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उड़ीसा में सिमलीपाल, असम में मानस। अब हम पहले ये देखते हैं क्या दो मैंने जो सुमेलित किया उसमें मिलेंगे, ए का दो, उत्तर प्रदेश राजा जी ए का दो, तो ए का दो में सिर्फ ये दो हैं, तो ये दोनों चले गए। अब इसमें आपको, और डी का कर्नाटक बांदीपुर वन, डी का वन मतलब ये भी चला गया, आपका ये बचा है, ये बचा है। अब देखिए, ठीक है, बढ़ते हैं, बी का फोर, असम मानस और उड़ीसा सिमलीपाल, ये आपका जो है सही सुमेलित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन संख्या 3 पे बढ़ेंगे। लिखा है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र, क्वेश्चन संख्या 3, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? भील, कोल, खरिया, खरवार। अच्छा, जो बांदा जनपद है उसका एक, बांदा जनपद में एक पाठा क्षेत्र के नाम से जो है एक समुदाय है, ठीक है। तो वहां के निवासियों को हम कहते हैं खरवार। क्या कहते हैं? खरवार कहते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लिखा है, देख लीजिए, कोल, कोल करछना इलाहाबाद में, और मेजा तहसील व शंकरगढ़ में कोल पाए जाते हैं। कोरबा दुद्धी तहसील सोनभद्र में, भील मध्य प्रदेश में, खिरिया झारखंड उड़ीसा में, और खरवार बांदा में। यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप जो है आराम से पढ़ लेना। चलिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन मैं उत्तर प्रदेश विशेष करा रहा हूं, ये यूपी विशेष, आरओ एआरओ और एजीटीए कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 4, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं कहाँ? ललितपुर में, झांसी में, चुर्क में या चुनार में? तो जो ग्रेनाइट पट्टियां स्लेट हैं वो चुनार में बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो चुनार में जो है बनाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, ठीक, अब इसमें थोड़ा इसकी व्याख्या, क्वेश्चन संख्या की इस 4 की व्याख्या देखो। अब ललितपुर में क्या बनाया जाता है? रॉक फॉस्फेट, तांबा, डाइफॉस्फेट, प्लेटिनम, प्लेडियम और ग्रेनाइट, इंपॉर्टेंट है। और झांसी में डायस्कोर, चुनार मिर्जापुर में इमारती पत्थर, सीमेंट युक्त चूना पत्थर और ग्रेनाइट पट्टियां स्लेट, ये चुनार मिर्जापुर में बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर में ग्रेफाइट। यहां से भी क्वेश्चन बराबर बराबर पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या हम 5 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या, क्वेश्चन संख्या 5, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम थी कब? इसकी वृद्धि दर मतलब जो 10 सालों में जो जनसंख्या बढ़ती है उसको हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और वो किन 10 सालों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे उच्चतम थी, इस क्वेश्चन में यही आपको बताना है। 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, वर्ष 1981 से 91 में, वर्ष 1991 से 2001 में। तो इसका जो राइट आंसर है ये है डी, 91 से 2001 में, 91 से 2001 में। चलिए कुछ संबंधित इससे फैक्ट देख लेते हैं। ठीक, ये दशक है और इधर वृद्धि दर है। अब सबसे ज्यादा देखिए, अभी हमने बताया 1991 से 2001 में 25.80 जो है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। 81 से 91 25.55, 71 से 81 में 25.39, और 61 से 71 में 19.54, और 51 से 61 में 16.38। और जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन का आंसर है 91 से 2001 में 25.80 जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। अतः सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर 91 2000 में है। हाँ, आद्य जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.22% रही है। ठीक है, बढ़िया, इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है मेरे बच्चों, क्वेश्चन संख्या 6 लिखा है कि कृषि आंकड़ों वर्ष 1990-2000 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा है उत्पादन में? तो गेहूं और गन्ना में जो है इसका
उत्पादन में प्रथम स्थान जो है पाया गया है, जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर हम देख लेते हैं। कृषि आंकड़ों वर्ष 1999-2000 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित फसलों में प्रथम स्थान है। कौन कौन से? खाद्यान्न उत्पादन, गन्ना, गेहूं, आलू और दुग्ध। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। चलिए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है जीटी रोड। 7 नंबर, जीटी रोड नहीं गुजरती है, जीटी रोड नहीं गुजरती है इलाहाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से, मुगल सराय से। तो जीटी रोड जो है वो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है, बाकी इलाहाबाद, आगरा और मुगल सराय से जीटी रोड गुजरती है। अब जीटी रोड है क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड। इसके विषय में हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे। चलिए देख लीजिए जीटी रोड, देख लीजिए। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरता है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में कौन सा जीटी रोड से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरता है या गुजरती है, ऐसे करके नहीं और हाँ लगा के पूछा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। चलिए क्वेश्चन संख्या की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए इसका आंसर अब हम बता दें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कुछ आपके लिए भी होना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? उत्तर प्रदेश में 8 नंबर, ये 8 नंबर, 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर है ये। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई? तो वर्ष 1992 में लागू की गई। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना 1992 में लागू की गई। चलिए 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है, एक तरफ उद्योग है। तो सबसे पहले अगर पॉलीफाइबर की बात करते हैं तो बाराबंकी में पॉलीफाइबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कानपुर में विस्फोटक है। इस कानपुर के अलावा इलाहाबाद अगर यहाँ पर होता मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद, तो वहां पर भी विस्फोटक भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो सी का 1 है। तो देखो सी का 1 किस में है? 1 इसमें है, तो इसमें नहीं है सी का 1। अब सी का 1 इसमें है, इसमें नहीं, ये दो तो चले गए। अब सी का 1 डी का 4, सी का 1 डी का 4, सी का 1 डी का 4। अब देख लीजिए इसमें भी है 1 4, इसमें भी है। अब हम आंवला, आंवला के लिए उद्योग उर्वरक ए का 2, तो ए का 2 ये है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी का 3 मोदीनगर रबर। ठीक है, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकता है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकता है किसकी? गेहूं की, धान की, सरसों की? गेहूं की जो है विक्रय अधिशेष अधिकता किसकी है? गेहूं की है, ध्यान रखना। 12 नंबर पे आते हैं। देख लीजिए लिखा है 12 नंबर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो इसमें जो न्यूनतम अवधि वाली है किस्म, वो है मूंग। कौन सा है मेरे बच्चों? मूंग इसका राइट आंसर है। कुछ इसके विषय में इंपॉर्टेंट तथ्य हम समझ लेते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिन की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन, अरहर 260 दिन की फसल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 13। देखो प्रसिद्ध 13,
प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जनपदों में किस एक में उपस्थित है? तो नैमिषारण आपको पता है सीतापुर में है, नैमिषारण सीतापुर में है, मिश्रिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, देखिए थोड़ा 13 की व्याख्या, हम 13 की व्याख्या भी करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उज्जैन प्राचीन मालवा क्षेत्र में स्थित अवंत राज्य की राजधानी है, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगर से की जाती है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। रामायण के अनुसार मधु नामक दैत्य ने इस नगर को स्थापित किया था। सीतापुर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ठीक है, नैमिषारण स्थित है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। जबलपुर मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 14 क्वेश्चन नंबर पर। 14 नंबर पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है, आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुधवा लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, चलिए इसकी कुछ व्याख्या हो जाए। ठीक है, देश का प्रथम बायोटेक्निकल पार्क तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और दूसरा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक, पहला बायोटेक्निकल पार्क तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और दूसरा आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में है। लखनऊ भारत का तीसरा स्थान है जहां बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश निम्न पार्क स्थापित किए गए हैं, देखिए बायोटेक्नोलॉजी गार्डन जानकीपुरम लखनऊ में, और बायोटेक्नोलॉजी दूसरा पार्क नोएडा में प्रस्तावित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। देखिए 15 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की अगर हम लंबी नहरों की बात करते हैं तो सबसे लंबी नहर आएगी शारदा नहर। कौन सी आएगी? शारदा नहर आएगी। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम समझेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली का निर्माण 1928 में बनवासा उत्तर प्रदेश नेपाल के समीप नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। इस नहर प्रणाली की प्रशाखाओं की कुल लंबाई 12,368 किमी है। इस प्रणाली द्वारा चंपावत उत्तरांचल, उधम सिंह नगर, पीलीभीत, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं लखनऊ जनपदों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। चलिए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल है गोकुल बैराज। पेयजल परियोजना कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना जो है पेयजल परियोजना है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, लिखा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ आपका पश्चिम बिहार है, एक तरफ जो है कहाँ पर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में है। ओके, बिल्कुल सही। अब समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। अब एक का दो सही है तो एक का दो सही है, इसमें तो ये तो होगा नहीं। एक का दो सही है तो ये होगा नहीं। ठीक, समस्तपुर रायबरेली में सी का फोर सही है तो सी का फोर ये है, इसमें सी का फोर है नहीं तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी का थ्री है उखला, गाजियाबाद और पार्वती, ये जो है गोंडा हो जाएगा। चलो 18 नंबर की बात करते हैं। कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना किससे संबंधित है? जो प्रारंभिक शिक्षा है इससे कल्प योजना का संबंध है। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी अगर आपको पीडीएफ लेना है मेरे बच्चों तो स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी इसकी पीडीएफ। विजय पथ 2.0 विजय पथ 3.0 बैच जो है स्टार्ट हो गया है।
आप इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टडी विद नीरज सर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड करिए, वहीं पे सारी जानकारी दी गई है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपकी सफलता सुनिश्चित है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।